नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल कुमार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। आपातकाल के 50 साल पूरे, संविधान हत्या दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑपरेशन सिंधु के तहत 282 भारतीयों का एक और जत्था स्वदेश लौटा। ईरान और इजरायल से अब तक 3,452 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी निकाले गए। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने में अमेरिकी हमले रहे नाकाम। शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन में जानकारी आई सामने। व्हाइट हाउस ने इस आकलन को बताया पूरी तरह गलत। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड। 85.29 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष पर रहे नीरज चोपड़ा की 4 दिन के अंदर दूसरी जीत। और आइए अब इन सभी समाचारों को जानें विस्तार से। 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सरकार के सहयोग से आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संविधान हत्या दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माय भारत के स्वयंसेवकों द्वारा निकाली जा रही लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिले सबक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेगी। साथ ही संस्कृति मंत्रालय हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 5 प्रमुख स्थानों पर लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के शुभारंभ का समन्वय भी कर रहा है, जो आने वाले सप्ताह में जनता के लिए खुली रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चीन के किंगदाओ में आयोजित होने वाली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री एससीओ के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करने, क्षेत्र में आतंकवाद व उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान करने के साथ ही एससीओ में शामिल देशों के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर बल देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड त्यागने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकियों और संस्थाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। अजीत डोभाल ने ये बात बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों से संबंधित सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक में कही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और सीमा पर शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हो सकते हैं। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये प्रक्षेपण हो सकता है। इसकी प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वहीं इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले यह मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और अनूठे संबंधों पर जोर देते हुए दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री रामगुलाम की पूरे दिल से भागीदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने विजन महासागर और भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रामगुलाम को जल्द ही भारत आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से बात करके खुशी हुई। हमने भारत मॉरिशस संवर्धित रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय विकास को और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। मॉरिशस भारत के विजन महासागर और हमारी पड़ोसी प्रथम नीति में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है। इधर ईरान में फंसे 282 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान आज तड़के स्वदेश वापस लौटी। मशहद से नई दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान से 282 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 2858 हो गई है। इसी के साथ भारतीयों को इजराइल और ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3452 लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है। इधर शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन के हिसाब से अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह नहीं हुए। इसमें केवल कुछ महीनों की ही देरी हुई है। इससे पहले कल दोनों ईरान और इजराइल ने हवाई हमले को खत्म करने का संकेत दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले सीज फायर के बाद ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से चलाई गई मिसाइलों पर नाराजगी जाहिर की थी। सूत्रों में से एक ने यह भी कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को समाप्त नहीं किया जा सका है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम में केवल 1 या 2 महीने की देरी होगी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु अनुसंधान नागरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए है। व्हाइट हाउस ने खुफिया आकलन को पूरी तरह से गलत बताया। रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार हमलों ने 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी के एंट्री गेट को बंद कर दिया, लेकिन भूमिगत इमारतों को नहीं गिराया। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार हमलों के बाद भी कुछ सेंट्रीफ्यूज बरकरार हैं। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ईरानी परमाणु सुविधाओं पर किए गए हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है, जबकि ट्रंप ने पहले कहा था कि सुविधाओं को नष्ट किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले ने परमाणु विनाश के खतरे को दूर कर दिया है। और 2 बार के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट 64 में ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 85.29 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा ने चेकिया में ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह शीर्ष श्रेणी की प्रतियोगिता में उनकी लगातार दूसरी जीत है। दक्षिण अफ्रीका के डाउ स्मिथ ने 84.12 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 83.63 मीटर के पहले थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अभी 4 दिन पहले ही नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता था। और हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।